हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करें नेक्स्ट लेक्चर की, और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 हम बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा टॉपिक चल रहा है। लास्ट में हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के कुछ मेथड्स हमने देखे थे। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, एल्केन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। एल्केन की हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर रही थी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसकी एक बहुत मेन रिएक्शन है, उसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, या फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन ये भी बोल सकते हैं। फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन ये भी बोल सकते हैं। फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन भी इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, एल्केन लेना आपको। इन दिस रिएक्शन H जो है ना वो रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। H जो है वो हेलोजन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बेंजाइलिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर एलाइलिक हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, पहले रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन थ्योरी। एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की रिएक्टिविटी है जो है वो F2 Cl2 Br2 I2 होती है। तो बात करेंगे एक एक फैक्टर के बारे में, बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। रिएक्शंस पहले मैकेनिज्म जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक अपना काम होगा नहीं। मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी भी समझेंगे कि कहां क्या हो रहा है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है H, और ये R आपका मस्ट बी sp3 होना चाहिए। sp3 पे लगे हुए हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं। इसकी रिएक्शन में इन हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर इन प्रेजेंस हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर ये लिख दे हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये 3 तरीके से दिखा सकता है। तो H रिप्लेस होगा हेलोजन से, H रिप्लेस होगा हेलोजन से, और साइड में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा HX। जब तक मैकेनिज्म नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है इस रिएक्शन का? फर्स्ट स्टेप है वो है कि चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट होगी स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या, कई बार ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज पार्ट ऑफ चेन इनिशिएशन स्टेप, कौन सा पार्ट है? तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज रिएक्ट करेगी और फ्री रेडिकल बनेगा। न्यूट्रल स्पीसीज रिएक्ट करेगी और फ्री रेडिकल बनेगा। तो होता क्या है, इसमें हेलोजन जो है ना वो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हीट, और इसका ऐसा क्लीवेज होता है, और इस क्लीवेज को मैंने बोला था होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और बनता है 2 अक्स रेडिकल। अब समझना, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और क्या बन गया, रेडिकल बन गया। इस स्टेप में कर क्या रहे हो, इस स्टेप में आप बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हो, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो भैया बॉन्ड कोई गाजर मूली तो है नहीं कि तोड़ दिया। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी दे रहा हूं क्योंकि नया बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, केवल मैं बॉन्ड तोड़ने का ही काम कर रहा हूं। तो ये जो स्टेप है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप जो है ना, वो कैसी होगी, ऑलवेज एंडोथर्मिक। ऑलवेज क्या होगी, ये एंडोथर्मिक होगी। और डेल एच क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप आती है जिसमें हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, न्यूट्रल और फ्री रेडिकल बनता है। और यहां पे मैंने बोला कि ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं और सेकंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करूंगा तो सेकंड स्टेप आएगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और ये थी स्टेप फर्स्ट, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप मतलब चेन आगे कंसीडर होगी। और चेन प्रोपोगेशन स्टेप में होता क्या है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल न्यूट्रल प्लस फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज और फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे भी क्या, न्यूट्रल और फ्री रेडिकल बनाएंगे। न्यूट्रल और फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल और फ्री रेडिकल ही बनाएंगे। तो इसमें होगा क्या, हाइड्रोकार्बन आएगा, जैसे मैंने RH लिया और पीछे हेलोजन आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में बन चुका था। तो यहां ये रिएक्ट होगी और ये जो स्टेप है स्लो और आरडीएस स्टेप है। कैसा स्टेप है, स्लो और आरडीएस स्टेप है। यहां से ये टूटेगा और ये H रेडिकल रैपिडली इस हेलोजन के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो क्या बना, H अक्स प्लस R रेडिकल बन गया। तो न्यूट्रल रेडिकल बना, न्यूट्रल रेडिकल रिएक्ट कर रहा है, फिर ये R रेडिकल वापस से हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से ये अक्स रेडिकल और इससे जुड़ जाएगा R अक्स और साइड में वापस से क्या बन जाएगा, अक्स रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई क्या, ये लो, ये चेन रिएक्शन वापस हेलोजन जनरेट हो गया। ये रिएक्शन होती जाएगी बार बार, इसलिए बोला है चेन रिएक्शन। तो दो स्टेप है। अब जब आप यहां हाइड्रोजन पे ये हाइड्रोजन जोड़ा है, ये रेडिकल बना, तो H बाहर निकालो तो वो होगा ये लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल। पीछे जो रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट के लिए वहां से हाइड्रोजन हटेगी जहां से स्टेबल रेडिकल बनता हो। ठीक है, फॉर मेजर प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं, फॉर मेजर प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल, ये होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो मैंने लिया
CH4 और Cl2। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, H है, एक H रिप्लेस हो सकती है, CH3Cl बन सकता है, CH2Cl2 बन सकता है, CHCl3 बन सकता है, CCl4 बन सकता है। ये मिक्सर बन जाएगा अगर मैंने इन दोनों के इक्विमोल लिए हैं तो, क्योंकि हेलोजन बार बार रिएक्ट करेगा ना, निकल के दूसरी हाइड्रोजन को एक प्रोडक्ट बना, फिर उसको सारी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, पॉसिबल सारे हैं। और यदि CH4Cl2 यदि मैंने ये एक्सेस में लिया है, हाइड्रोकार्बन एक्सेस में लिया है, तो मेजर CH3Cl मेजर होगा। और यदि CH4 और Cl2 एक्सेस में लिया है तो सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और CCl4 मेजर होगा। इसका ध्यान रखना, ये वाला हो सकता है। तो इनिशिएशन हुआ, उसके बाद प्रोपोगेशन हुआ, और थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। अब सभी क्या होगा, अब ये जो इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप है ना, इसमें देखो बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना HX का, यहां भी बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना RX का। तो ओवरऑल इन दोनों का एनर्जी ऑर्डर देखो ना, इन दोनों रिएक्शन का अगर मैं डेल H देखूं तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए है इनका डेल H, इन दोनों स्टेप का एडिशन करूं तो डेल H पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और मैं बोल दूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए ये नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, सॉरी नेगेटिव होने वाला है, और आयोडीन के लिए ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। वो डेटा एनर्जी बेस्ड आएंगे। फिर मैं बात करता हूं थर्ड स्टेप की। और ये होती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहां चेन टर्मिनेशन मतलब चेन टर्मिनेट होगी, चेन खत्म होगी, और यहां पे क्या होगा, रेडिकल रिएक्ट करेगा, रेडिकल रेडिकल रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा, न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा, न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा। तो जितने रेडिकल बने थे वो सब अब जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे इस रिएक्शन में अपने पास रेडिकल, फ्री रेडिकल कौन सा बनाता, अक्स, तो अक्स अक्स जुड़ के अक्स2 बना सकते हैं, बॉन्ड बनेगा। या आर रेडिकल और आर रेडिकल जुड़ के ये क्या क्या कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन दे सकते हैं, डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। या फिर आर रेडिकल और अक्स रेडिकल मतलब ये आर अक्स। तो आप देख पा रहे हो रेडिकल रेडिकल रिएक्ट कर रहा है और बॉन्ड बन रहा है, हमेशा बॉन्ड बन रहा है। तो ऑलवेज क्या आने वाला है, ऑलवेज डेल एच नेगेटिव, मतलब ये वाली कैसी प्रोसेस होने वाली है, एक्सोथर्मिक। एक तो आरडीएस का ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें में इसके बारे में मैंने बोल दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप में वो ने बोला है कि फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रल स्पीसीज रिएक्ट करेगी, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी। सेकंड में न्यूट्रल और रेडिकल रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल और रेडिकल ही बनाएंगे। थर्ड में रेडिकल रेडिकल रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल ही बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक है, थर्ड स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात है? अब इस पे मैं बताऊंगा इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मैकेनिज्म से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आरडीएस ये वाली है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना, आरडीएस है, यहां था रेडिकल रिएक्ट करेगा। चलो अब मैं इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो वाली में बात करूं। एक चीज और, क्या एच रेडिकल कहीं बना है? देखो ये एच फ्री स्टेट में एच रेडिकल नहीं बनता है, एच रेडिकल बनते ही अक्स के साथ जुड़ गया और एच अक्स बन गया। तो एच रेडिकल लिखा हुआ है कहीं फ्री, मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो एच रेडिकल लिखा हुआ है तो वो स्टेप गलत होगी, वो स्टेप गलत होगी। बोलो हाँ कि ना? चलो अब मैं इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या क्या बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले।
देखें स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्री एच रेडिकल डू नॉट फॉर्म इन RHS एंड LHS साइट। पहला पॉइंट, फ्री एच रेडिकल नहीं बना है ना तो RHS साइट, फ्री मतलब एच रेडिकल बना पर बनते जुड़ जाता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री एच रेडिकल डू नॉट फॉर्म इन RHS और LHS साइड। सेकंड, ठीक है, सिंस इन RDS कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, सिंस इन RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, RDS का मतलब रेट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू दिस प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्वर्ड। ठीक है, अब मैं इसके इस सेकंड स्टेट के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, समझे इस चीज को। देखो सभी बंद हो गए। देखो, इफ इन एनी रिएक्शन इन RDS कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, देन प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व है, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व्ड if in any reaction in RDS carbon hydrogen bond do not break, then secondary kinetic isotope effect observe है। इन दोनों लाइन को समझे, ठीक है। देखो अब इसको, क्या ये बताने का मतलब क्या है मेरा, यहां से मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। यदि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, यदि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो मैं क्या बोल रहा हूं, आइसोटोप चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। समझे इस बात को, यदि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। यदि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो आइसोटोप चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस पॉइंट को पकड़ के रखें
और मैंने ये भी बोल रहा है कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, सेकेंडरी किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, उसको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो है उसको मैं दिखा देता हूं, PKI, एग्जाम्पल ऑफ PKI, एग्जाम्पल ऑफ PKI, पहला है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, दूसरा है इवन CB मैकेनिज्म, और तीसरा है E2 रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन है जहां प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब इसका मतलब देखो, पूरी कहानी गादिर क्वेश्चन नहीं लगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका मतलब का, जैसे समझे CH3 और ये H और ये हेलोजन और ये लाइट, और CD3 और ये D, ये हेलोजन और ये लाइट, इसको R1 और इसको R2 बोलूं तो यहां तो बनेगा CH3X और यहां बनेगा CD3X। बोलो R1 पास्ट होगी या R2 पास्ट होगी? क्या इस रिएक्शन के RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है? जी होता है। तो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा? जो जल्दी टूटेगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन पास्ट होगी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी सबको पता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, वो कार्बन हाइड्रोजन की सबसे कम, फिर कार्बन ड्यूटेरियम की सबसे ज्यादा, किसकी होती है? कार्बन ट्रिटियम की। तो यहां जल्दी बॉन्ड ये टूटेगा तो R1 फास्ट हो जाएगी क्या? R2 से, और 300 टाइम्स ग्रेटर। कहां मिलेगा ये लाइन? ये लाइन मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे ये लाइन मिल जाएगी। ओके, अब अगर मैं ये लेता हूं Cl35 और Cl37 और SN1 करवाऊं, इसको R1 बोलूं, SN1 करवाऊं, इसको R2 बोलूं, तो R1 इक्वल टू क्या आने वाला है? R2 आने वाला है, क्योंकि SN1 में RDS में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन का टूटे तभी आइसोटोप से रेट चेंज होती है, उसके अलावा कोई और बॉन्ड टूट रहा है तो आइसोटोप से रेट चेंज नहीं होती है। क्या बोला? यदि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। यदि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो आइसोटोप चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। तो नहीं हुआ ना, बराबर कर दिया ना दोनों को। ऐसे अगर मैं बात करूं ये वाला CH3CH और ये CH3, CD3CH और ये CD3, अब इनका SN1 या E1, इनका SN1 या E1, R1 R2, तो इसमें ये हेलोजन बाहर टूटता है, तो आरडीएस में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है तो आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और मैं बोलूं, जैसे मैंने ये बोला CH3CH और ये CH3, CD3CH और ये CD3, इसका भी E2 करवाया, इसका भी E2 करवाया, R1 और R2। E2 में कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इसमें ये E2 अगर अभी आगे आएगी रिएक्शन, ये H ये यहां से यहां और ये बाहर, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है D और ये यहां से यहां ये बाहर, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा है, इसमें कार्बन ड्यूटेरियम टूट रहा है। जल्दी कौन टूटेगा? ऊपर वाला टूटेगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। मैंने पॉइंट को यहां से बखेर दिया था, सबको वापस से कलेक्ट करके ले आता हूं। सिंस इन आरडीएस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू दिस प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व है, मतलब आइसोटोप लगाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, हाइड्रोजन के साथ फास्ट होगी, ड्यूटेरियम के साथ स्लो होगी, और ट्रिटियम के साथ और ज्यादा स्लो हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले ले, ले भैया ले ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बात करते हैं अब।
तो 2 पॉइंट हो गए, बीच में इस पॉइंट को मैंने क्लियर किया क्योंकि आगे बार बार परेशान नहीं करे। ये 3 ही रिएक्शन है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आरडीएस होती है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, E1CP मैकेनिज्म और E2 रिएक्शन। चले, चलो कंसेप्ट समझाया, डायरेक्ट आंसर करने का तरीका बताया, एग्जाम्पल दिए, 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। H रेडिकल नहीं बनता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। तो F2 Cl2 Br2 और I2, हेलोजन की कोई भी रिएक्शन होगी ना, उसमें रिएक्टिविटी हमेशा ये रहने वाली है F2 Cl2 Br2 I2। देखो कैसे भाई, स्टेप फर्स्ट थी, स्टेप सेकंड थी और स्टेप थर्ड थी। F2 के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ। अब मेरे इस डायग्राम को आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस आपके सोल्व करके जाएगा। यहां पे स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा था, स्टेप फर्स्ट में हेलोजन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, मतलब ये वाला हो रहा था। तो बॉन्ड टूट रहा हूं, तो इसके लिए डेल एच क्या आने वाला है, पॉजिटिव। इसके लिए डेल एच भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके लिए भी डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके लिए भी डेल एच आएगा, पॉजिटिव। और ये प्रोसेस कौन सी बोली मैंने, एंडो। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा था, आर एच और ये अक्स रेडिकल, और यहां पे ये टूट रहा है, आर रेडिकल और एच एक्स बन रहा है। फिर ये आर रेडिकल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आर अक्स, और साइड में क्या बना रहा है, ये रेडिकल बना रहा है। ये चेन रिएक्शन हो गई। तो इसमें 2 स्टेप हैं। तो फ्लोरीन के लिए ओवरऑल रिएक्शन जो आएगी ना, वो डेल एच आएगा नेगेटिव में, इसके लिए भी आएगा नेगेटिव में, इसके लिए भी आएगा नेगेटिव में, और इसके लिए आएगा पॉजिटिव में। क्योंकि HI बॉन्ड वीक होता है, ये HI बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, HI बॉन्ड वीक होता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड भी वीक होता है। तो ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस यहां आ जाएगी। तो इसके लिए फ्लोरीन के लिए साथ स्टेप थर्ड में हमेशा क्या हो रहा था, नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, तीनों स्टॉप में ये फर्स्ट वाली स्टेप पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गई ओवरऑल एक्सो। इसमें भी तीनों स्टेप की बात करूं तो ये पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसमें ये वाली बात करूं तो ये भी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव। और यहां 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये वाली ओवरऑल क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्टिविटी है। अब तो यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, तो यहां हाईली एक्सोथर्मिक और यहां एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास बेसिकली हेलोजिनेशन के लिए नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ जाएगी, Cl2 और Br2 के साथ ही नॉर्मल रिएक्शन जाने वाली है, इन दोनों के साथ। इसके लिए हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहां भी बहुत ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है, यह आ सकता है, इफ RDS कंसीडर चेन इनिशिएशन स्टेप,
यदि आरडीएस आपने चेन इनिशिएशन स्टेप को कंसीडर किया है तो मतलब अब आपको आरडीएस, इससे आरडीएस पता लगेगी, केवल इसी को आरडीएस माना है। एक्चुअली में होता नहीं है आरडीएस, आरडीएस होता है ये वाला है, बट अगर क्वेश्चन को घुमा दे, आरडीएस इसको मान ले, देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यदि आपने आरडीएस इसको मान लिया तो, क्योंकि फिर इसमें हो क्या रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, कल बंदा फिर इंडिया में, और रिएक्टिविटी जो होगी I2 F2 Br2 और ये Cl2। बट ये तब है जब आपको ये बोल दे, बाकायदा बोले। अगर कुछ नहीं बोल रहा, जनरल रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, तो फिर रिएक्टिविटी बोलनी है किसकी, F2 Cl2 Br2 I2 के लिए। ये हाईली एक्सोथर्मिक, तो इधर से इधर रिएक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि सब स्टेप को मैंने देखा है, इस स्टेप को मैंने मेनली देखा है यहां पे, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो रेडिकल, तो एफ रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर Cl रेडिकल, फिर Br रेडिकल, फिर I रेडिकल सबसे लेस रिएक्टिव है, I रेडिकल सबसे लेस रिएक्टिव है। तो यहां ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, जनरली पूछे तो ये बताना है, बट अगर बोले कि आरडीएस चेन इनिशिएशन को मान लिया तो क्या होगा, तो फिर ये बताना है। अब ये देखो, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं हेलोजन की, तो हेलोजन में क्या होता है, विथ F2 रिएक्शन बिकम्स एक्सप्लोजिव, ठीक है। F2 के साथ रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव होती है, हाईली एक्सप्लोजिव होती है, क्योंकि केवल यहां एनर्जी देनी पड़ी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है और ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही हो रही है। ड्यू टू दिस रिएक्शन प्रोसीड इन डार्क कंडीशन एंड इनर्ट मीडियम N2। तो F2 के साथ रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, ड्यू टू दिस रिएक्शन प्रोसीड इन डार्क कंडीशन एंड इनर्ट मीडियम N2। मतलब, या फिर मैं बोल दूं F2 डाइल्यूट विथ N2 एंड डार्क कंडीशन, ये लेना पड़ता है। तो F2 के साथ रिएक्शन हम अवॉइड करेंगे, नहीं करवाएंगे बेसिकली, क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है, कंडीशन स्पेशल लेनी पड़ती है, डार्क कंडीशन लेनी पड़ती है, और डाइल्यूट करना पड़ता है N2 के साथ। जो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको N2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो फ्लोरीन के साथ हो गया। अब दूसरा नोट करें, दूसरे की बात करें, विथ I2 रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो RH और I2, और ये लाइट मैंने डाली RI और HI। अब HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
और ये एल्किल हैलाइड का क्या कर देगा, इस एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कर देगा, तो रिएक्शन वापस किस डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आर आई का एच आई रिडक्शन कर देगा रिड्यूसिंग एजेंट, और आर एच और आई टू बना देगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent like HNO3, HGO and HiO3, Hi oxidized in I2 and reaction goes in forward direction. बट यदि मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं, HgO HNO3 है, तो ये वाले ऑक्सीडाइज कर देंगे HI को। तो अगर मैं ये लूं RiH और I2 लाइट और HiO3, तो रिएक्शन हो जाएगी Ri और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये HI और इस HI को ये कंज्यूम कर जाएगा, HiHiO3 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फाइनली जो बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 5HI, तो 3H2O और 6,3I2। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन आगे की तरफ आ जाएगी। ये पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। तो फ्लोरीन को हम अवॉइड करेंगे, नहीं यूज में लेंगे। आयोडीन को भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। अगर प्रोक्साइड लेते हो, प्रोक्साइड क्या होता है, रेडिकल इनिशिएटर, रेडिकल इनिशिएट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और अगला है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन किसका काम करेगा, एक्ट एज ए इनहिबिटर, इनहिबिटर का काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लो। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में इंक्रीज होगी। I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, फ्लोरीन के साथ वेरी एक्सप्लोजिव होगी। तो बेसिकली दो ही हेलोजन बचते हैं, Cl2 और Br2, और मोनली उन्हीं के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। RDS बता दिया। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की और टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। ठीक है, देखो example and type of problem. Possible product, possible mono halo डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, पॉसिबल मोनो हेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैंने बोला इसको एमोनो हेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, MHDS इक्वल टू टाइप ऑफ डिफरेंट sp3 कार्बन हाइड्रोजन। जितने टाइप की हाइड्रोजन होगी उतने ही टाइप के पॉसिबल मोनो हेलो डेरिवेटिव बनेंगे। ठीक है, दूसरा मेजर प्रोडक्ट
मेजर प्रोडक्ट डिसाइड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो। मोर स्टेबल रेडिकल, मोर स्टेबल रेडिकल मेजर प्रोडक्ट। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल लगाते हैं, देखो इधर फटाफट से देखिए, सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती भी है। CH4 मैंने बोला पॉसिबल मोनो हेलो डेरिवेटिव। CH4 Cl2 और ये लाइट, कितने टाइप के हाइड्रोजन है? तो इसके पास वन टाइप हाइड्रोजन है, एक टाइप की हाइड्रोजन है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। CH3 और ये CH3 Cl2 और लाइट, इसके पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है? दोनों सेम ही है, तो यहां भी वन टाइप हाइड्रोजन है, यहां भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। C3H8 और ये Cl2H म्यू, कितने टाइप के हाइड्रोजन इसके पास? इसके पास टू टाइप हाइड्रोजन है, तो C3H7Cl, इसकी दो स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक बार तो यहां लगा सकते हो और एक बार यहां लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिया मैंने CH3 CH2 और ये CH3, तो एक टाइप तो ये हो गई, दोनों सेम है, एक टाइप ये हो गई, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। और ये दोनों आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म है? तो इनको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चले आगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कंपाउंड लिया ये वाला C4H10 Cl2 लाइट, तो इसके पास कितने टाइप की हाइड्रोजन होती है? तो देखो 4 टाइप हाइड्रोजन है। 4 टाइप कौन कौन सी हाइड्रोजन है? तो बनेगा क्या? C4H9 और Cl, तो ये 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, और कौन से बनेंगे? देखो इधर इसके दो आइसोमर बनते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 और CH3, ये दोनों सेम है तो वन टाइप, ये दोनों सेम है टू टाइप, तो दो तो इससे बन जाएंगे, एक तो टर्मिनल पे लग जाएगा, एक बीच वाले पे लग जाएगा, ये दूसरा। इसके पास कितनी है? ये तीनों सेम साइड है, सेम टाइप की है, तो वन ये हो गई और टू ये हो गई, तो इससे भी कितने बन जाएंगे? एक बार टर्मिनल पे लगाओ और एक बार यहां लगा दो। अब देखो यहां पे, तो टोटल पॉसिबल ये तो है MHDS मोनो हेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर 4 बनी। अब क्वेश्चन देखो यहां पे क्या आया, इसका कायरल सेंटर आया, तो इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है C4H10 Cl2 और ये लाइट M। ठीक है, फिर इसका करवा दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और यहां बोला N, तो M क्या है? टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर प्लस क्या आएगा? स्टीरियो दोनों आएंगे, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आए? 1 2, एक इसकी मिरर इमेज 3 4 5, तो ये M की वैल्यू आई 5 में से 4 स्ट्रक्चर है और
एक क्या है, स्टीरियो है। ठीक है, और बात करूं इन 5 में से 3 में, इसमें पीओएस होगी, इसमें पीओएस होगी, इसमें पीओएस होगी, तो 3 तो है ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, और 2 है ऑप्टिकल एक्टिव। और या फिर इसको मैं बोल दूं 1 पेयर ऑफ एनाइंशियोमर। एक पेयर ऑफ एनाइंशियोमर हो गया ना, 2 ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब। मैंने जब आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी तो उसमें बोला था कि पेयर ऑफ एनाइंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो कितने, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन या फिर नंबर ऑफ आइसोमर। तो यहां कितने आने वाले हैं, 4 ही आने वाले हैं कि जो पेयर ऑफ एनाइंशियोमर है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों एक साथ डिस्टिलेटेड हो जाएंगे। तो कितने फ्रैक्शन मिलने वाले हैं, 4 ही मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ आइसोमर्स, वो पेयर ऑफ एनाइंशियोमर जो है वो नहीं आएंगे यहां पे। समझ में आ गई बात, आगे आ जाओ, मिटाऊं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ऐसे देखेंगे C5H12 है, Cl2 लाइट, C5H11Cl। ठीक है, 8 MHDS मोनोहेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, 8 बनेगी। अब देखो कैसे बनी 8, तो इसका मतलब इसके पास कितने टाइप की हाइड्रोजन है, इसके पास 8 टाइप हाइड्रोजन है। 8 टाइप हाइड्रोजन कौन कौन सी है देखें, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। नाम क्या है, एन पेंटेन। CH3CH, CH3CH2CH3 नाम क्या है, आइसो पेंटेन। और दूसरा मैं लूं CH3CH3 और CH3, और ये क्या है नाम इसका, नियो पेंटेन। इसका नाम नियो पेंटेन है। अब मैं बात करता हूं, इसमें हाइड्रोजन सेलेक्ट करें तो ये वाली और ये वाली ये सेम है, ये दोनों सेम है, और ये वाली अलग है। ये बीच वाली हाइड्रोजन सेम नहीं है इनके। देखो इस CH2 के इधर CH3 है, इधर CH2 है, इस CH2 के दोनों तरफ CH2, तो ये अलग है। तो इसके पास कितने टाइप की हाइड्रोजन है, 3 टाइप हाइड्रोजन। इसमें बात करें तो ये 1 टाइप हो गई, 1 टाइप हो गई, ये 2nd टाइप हो गई, ये 3rd टाइप हो गई, ये दोनों सेम हो गई, ये 4 टाइप। इसके पास 4 टाइप हाइड्रोजन है। और इसके बारे में बात करूं तो ये सभी क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसके पास 1 टाइप हाइड्रोजन है। इस फॉर्मूले पे टोटल 8 टाइप हाइड्रोजन है, 3 इसके पास, 4 इसके पास, 1 इसके पास। एन पेंटेन के पास 3 है, आइसोपेंटेन के पास 4 है, और नियोपेंटेन के पास 1 है। तो इससे कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, इससे 3 बनेगी क्या। एक बार 1 नंबर पे लगाओगे, दो नंबर पे लगाओगे, कायरल सेंटर बन गया क्या, क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। और 3 नंबर पे लगाओगे ये वाले, तो 3 तो इससे बन जाएंगे। इससे कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 बनेंगे। 4 बनेंगे तो एक बार 1 नंबर पे लगाऊंगा, 2 नंबर पे लगाऊंगा, 3 नंबर पे लगाऊंगा, और 4 नंबर पे लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां पे ये कायरल सेंटर है, तो इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। इस पे नहीं है, इस पे ये वाला कायरल सेंटर बन गया, इसकी भी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। और नियोपेंटेन से बात करें तो इसके पास CH3, CH3, CH2Cl और CH3, इससे 1 बन जाएगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल स्ट्रक्चर
इसके टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे? आइसोमर, इसकी मिरर आर तो ये हो गए, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, मतलब 8 में 3 और ऐड कर दो, टोटल आइसोमर 11। 11 में से स्ट्रक्चर कितने हैं? 8। स्टीरियो कितने हैं? 3। अब इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच आइसोमर ऑफ C5H12 गिव मोनो हेलो डेरिवेटिव ओनली गिव सिंगल प्रोडक्ट आफ्टर मोनो हेलोजिनेशन। C5H12 का कौन सा आइसोमर केवल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव पर सिंगल प्रोडक्ट देता है तो नियोपेंटेन, कोई सा आइसोमर 4 देता है तो आइसोपेंटेन, कोई सा आइसोमर 3 देता है तो एन पेंटेन। तो क्वेश्चन इसका भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनाते आए हैं। C5H12 है और ये Cl2 और ये लाइट यहां M और यहां मैंने करवाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करवाया तो यहां N, तो M तो कितने हैं? 11 और N कितने हैं? इनका ये दोनों एक साथ बाहर आएंगे, ये दोनों एक साथ बाहर आएंगे, ये दोनों एक साथ बाहर आएंगे, तो ये कितने आने वाले हैं? 8 आने वाले हैं। N है फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन आपको मिलेंगे? 8 मिलेंगे। और M है टोटल आइसोमर। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक सीरीज तो ये हो गई। अब और बात करें, which isomer of C6H14 give two mono halo derivative structure after हेलोजिनेशन। तो क्या करनी है इसमें? हाइड्रोजन चेक करनी है। क्वेश्चन मैंने बोला तो क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो C6H14 का एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3, एक ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और एक ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, और एक ये बन जाएगा CH3 और ये CH3। आइसोमर्स में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 5 आइसोमर बनते हैं। तो इसके पास कितने टाइप हाइड्रोजन है? ये 1 हो गया क्या? ये 2 हो गया क्या? और ये 3 हो गया क्या? तो ये तो 3MHDS देगा। आंसर नहीं आया इसमें। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये देगा 5MHDS। इसमें ये 1, ये 2, ये भी 1 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। ठीक है, तो ये कितना देगा? 4MHDS देगा। इसमें ये वाला 1, ये वाला 2, ये सेम है, 3, 3 और 3, तो 3MHDS ये देगा। इसमें बात करें तो ये सब सेम है, 1 1 1 1, ये 2 और ये 2, तो ये कितना देगा? 2MHDS। तो आंसर जाएगा ये वाला, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। स्ट्रक्चर की बात हुई है, स्ट्रक्चर की बात हुई है केवल, वरना यहां Cl लगाओगे तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, उसका तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल अगर मैं बोलूं C6H14 Cl2 लाइट C6H13 अक्स पॉसिबल MHDS, तो क्या 17 आ रहे हैं क्या? 3 5 8 4 12 3 15 2 17। ऐसे चेक करते हैं कितने बने कितने नहीं बने, सिंपल सा कंसेप्ट है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या बनता है इस इक्वेशन में। जैसे ये लिया मैंने, वन मोल कहां जाएगा, यहां जा सकता है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल यहां बनेगा, तो ये बन जाएगा। ऐसे में बात करूं यहां, ये कौन सी पोर्शन है, एलाइलिक, ये बन जाएगा। ऐसे में करूं यहां, अब देखो यहां भी जा सकता है, स्टेबल रेडिकल की बात की है, जहां स्टेबल बनेगा वहां जाएगा आंसर। यहां sp3 एक ही है, या तो यहां और यहां, इसका प्लस आर लग रहा है क्या, मेजर, यहां से क्या बनेगा, माइनर। ये लो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये लिया, MHDS, तो इसके पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है, वन टाइप हाइड्रोजन, तो एक, ये लूंगा, ये लूंगा और ये लूंगा, तो यहां भी वन टाइप है, यहां भी वन टाइप है और यहां भी वन टाइप हाइड्रोजन है, तो सब में कितने बन जाएंगे, एक एक बन जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां हाइड्रोजन देखो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच हो गई, तो पांचों जगह जाएगा, फाइव MHDS वन, तो इस वाले प्रोडक्ट में 5 मोनो हेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। अब बात आती है मेजर कहां बनेगा, तो मेजर देखो यहां स्टेबल रेडिकल है, 2 नंबर से जो बनेगा वो मेजर बनेगा। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने ये लिया CH3 Br2 और लाइट डाल दिया तो क्या बन गया, CH2Br। सिंपल क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं डाल दूं Na ड्राई ईथर, तो हुर्ज रिएक्शन हो जाएगी क्या, हुर्ज रिएक्शन हो जाएगी क्या, तो क्या बन जाएगा PHCH2CH2PH, सिंपल।
ये वाले सिंपल क्वेश्चंस है मोनो हेलो डेरिवेटिव। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी इसके स्टीरियो की रिगार्डिंग क्वेश्चंस की भी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो रिएक्शन बहुत बड़ी है, मैं पहले बोल रहा हूं, ईमानदारी से मैं रिएक्शन का केवल 50% पार्ट ही दूंगा, क्योंकि बेवजह इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊं आपके आते नहीं है, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मेरा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रिलेटेड अटक रहा है, तो आप बाकायदा प्रॉब्लम काउंटर पे भेज दे, मैं उसको बाकायदा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे उनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जेई में पढ़ाता हूं, इतना मटेरियल, इससे ये नीट के हिसाब से मटेरियल इतना ही सफिशियंट है, बेवजह आपके बंडल बनेगा और मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चंस क्या आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से और बात करते हैं, विद स्टीरियो कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, और ये Cl2 और ये लाइट, और पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट। अब मैं कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो देखो कहां कहां जाएगा, एक ये बनेगा CH2Cl, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, तीन तरह की है, ये दोनों तो सेम होगी। एक बार यहां बनेगा CH3Cl। अब ये दो कायरल सेंटर प्रेजेंट हो गए, दोनों का RR हो सकता है, दोनों का SS हो सकता है, एक का R एक का S, दूसरे का S और एक का R, मतलब चार बन जाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, और एक यहां आ जाएगा। तो यहां पे चार, यहां से एक, यहां से एक, यहां से, आंसर आ जाएगा 6। सॉल्व। क्या प्रॉब्लम आई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, चलो यहां और लगाते हैं अपन, ये Cl लिया और यहां मैंने बोला Cl2 और ये लाइट, पॉसिबल वही, तो एक तो यहां बन जाएगा, ये पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव हो गए। अब एक हेलोजन तो ऑलरेडी था, एक हेलोजन और लगा रहे हैं, तो पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव हो गए। और एक यहां पे, अब ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, दोनों का आर आर, दोनों का एस एस, एक का आर और एक का एस, इसमें प्लेन लग जाएगी क्या? ये पीओएस प्रेजेंट होगी, इसमें सिग्मा प्रेजेंट होगी, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा एक, और यहां पे लगाऊं Cl और Cl, तो इसके दो बन जाएंगे क्या? एक सिस और एक बन जाएगा ट्रांस। तो दो यहां से, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका भी आंसर कितना आएगा? 6 डाई हेलो डेरिवेटिव। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी करवा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को तो इग्नोर करना मतलब महापाप करना है। एनसीईआरटी को इग्नोर करना महापाप करना है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊं, बाकी सारी चीजें पढ़ा दो तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो वहां से ही आना है। हाँ, लेवल की बात करेंगे कि रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है, उसके रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है। 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, सबके सब एनसीईआरटी हो, बेस्ट हो, डायरेक्ट टिक, ऐसा नहीं है। तो वो 4-5 क्वेश्चन के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि रैंक तभी बन पाती है। और केमिस्ट्री में आपको भी पता है आजकल जितनी रैंक जा रही है, उसमें वो 4-5 क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा लेवल आगे भी लेके जाना पड़ता है। अगर मैं केवल एनसीईआरटी बेस्ड बात करूंगा तो आप वही 38-35 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और उससे आपको पता है मेडिकल मिलने वाला नहीं है। आगे चलो, अब मैं बोलता हूं, देखो समझे, पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन C3H8 Cl2 लाइट C3H6 Cl2, इसके पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव पूछे हैं। इनके पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव पूछे हैं आपसे। तो इनके पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, देखिए आप इधर दोनों एक ही कार्बन पे लगा दो, जेम बन गया क्या? 1 1 पे है तो जेम, दोनों 1 2 पे लगा दो, ये विसिनल हो गया क्या? दोनों बीच वाले कार्बन पे लगा दो, ये भी जेम हो गया क्या? ठीक है।
और दूसरा इनको 1 3 पे लगा दो। तो पॉसिबल डाई हेलो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करूं ना तो प्रोपेन, तो यहां पे आएंगे 4 आंसर। अब इनमें और बात करें तो देखो ये वाला कायरल सेंटर जनरेट हो गया, तो इसकी मिरर इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे अगर पूछूंगा तो आएंगे 5। तो टोटल अगर बात करें तो 5 पास में से 4 स्ट्रक्चर 1 स्टीरियो। समझ में आ गई बात। अब और स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन, और स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं स्टीरियो के क्वेश्चन, वो देखें आप। जैसे मैंने बोला 2-क्लोरो ब्यूटेन और Cl2 लाइट पॉसिबल प्रोडक्ट। 2-क्लोरोब्यूटेन Cl2 लाइट और पॉसिबल प्रोडक्ट। और एक बार बोला मैंने Br2 लाइट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन ये हो गया क्या, और Cl2 लाइट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो कहां कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा, 4 जगह जाएगा। तो एक बार तो ये बनेगा क्या, ये कायरल सेंटर है तो इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। मतलब इसके 2 बन जाएंगे, एक R और दूसरा S। 2 नंबर पे जाऊंगा तो ये भी कायरल सेंटर हो गया, ये भी कायरल सेंटर हो गया। दोनों का आर आर हो सकता है, दोनों का एस एस हो सकता है, एक का आर और एक का एस। तो ये वाला क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, एक कायरल सेंटर पे हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव। ये दोनों भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। और इसमें ये सिग्मा लग जाएगा आर एस मिरर इमेज। ये वाला क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और मैं इसको बोलूंगा मीजो। उस पे जाऊंगा जिसपे लगा हुआ है सीएल पहले से, ये लो कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक ही उधर जाऊंगा, ये लो तो एक कायरल सेंटर यहां और आ गया, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, आर और एस। तो टोटल पॉसिबल कितने आए, 1 2 2 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 2 और 3 5, 1 6 और 2 8 आंसर आएंगे। 8 में से स्ट्रक्चर कितने हैं जो तुम बना रहे हो, वो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, और स्टीरियो कितने हैं, वो भी 4। 8 में से ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, और 8 में से ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं। इनएक्टिव जिनमें प्लेन लग गई, इसमें नहीं लगी, इसमें एक में लग गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है और 6 जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 6 ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो Br2 के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये Br। अब यहां कहां जाएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो देखो डायरेक्ट बना लो, कार्बन कार्बन कार्बन, BrCl, कार्बन कार्बन, BrCl, कार्बन कार्बन, BrCl, और ये कार्बन कार्बन, BrCl। इसमें ये कायरल सेंटर हो गया, तो इसके R और S 2 बनेंगे क्या, इसमें 2 कायरल सेंटर है तो R R S S R S S R 4 बनेंगे क्या, ये नहीं है, ये पूरा एक ही रहेगा। इसमें ये कायरल सेंटर गया, इसके भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 4 2 6 1 7 2 9 बन जाएंगे। 9 में एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और बाकी सबकी मिरर इमेज कर रही है, प्लेन नहीं लगेगी, सिमेट्रिसिटी कहीं नहीं है। तो 9 में से
एक ऑप्टिकल इनएक्टिव है और 8 ऑप्टिकल एक्टिव है। इस पे और किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है वो भी देख लेते हैं। अब मैं बोल दूं R2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकल प्योर, मतलब 2 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। 2 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो इस रिएक्शंस को लगाने जाऊंगा तो कार्बन और ये Cl, ये कार्बन और ये कार्बन, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, R कॉन्फ़िगरेशन है, और रिएक्शन करवाता हूं किससे, Cl2 लाइट से। तो आप इसको ऐसे देखें, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, CH3C ClH CH2 और ये CH3, और इसका फिक्स कर रखा है कॉन्फ़िगरेशन, इसका हमेशा क्या रखना है आपको, R रखना है। तो यहां पे क्या रहेगा, पहला तो ये बन जाएगा CH2Cl CHCl और ये CH2CH3, इसके अराउंड R है तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा CH2CH3CCl Cl CH2CH3, यहां कोई एक ही प्रोडक्ट है, पूरा कायरल सेंटर खत्म हो गया, एक ही प्रोडक्ट रहने वाला है। R की अब कोई बात नहीं होगी क्योंकि यहां रिएक्शन होगी ना, रेडिकल जनरेट हुआ होगा तो Cl आ गया होगा, दोनों सेम हो गए। अब अगर मैं बात करूं CH3C और ये ClH CHCl और ये CH3, ये नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, R। R के साथ ये S हो सकता है, उसी R के साथ ये R हो सकता है, SR नहीं होंगे क्योंकि इसको R ही रखना है। तो इससे कितने बन गए, 2। SR वाला, ये वाला जो होगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। एक नीचे लगा सकते हो CH3CHCl CH2CH2Cl, तो इसका क्या रह गया, R। तो एक यहां से, 2 यहां से, और एक यहां से, और एक यहां से, कितने आए, 3 2 5। तो ये था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिमेनिंग रिएक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।